गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हमको क्यों पढ़ना पड़ेगा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हमको किन दो राशियों के मध्य संबंध बताता है, ये हमको पहले जानने की आवश्यकता होगी। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आखिर क्यों बनाया गया, आखिर इसकी हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर हम पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मुझे बताइए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कब होगा। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो आप उसके वेग में परिवर्तन करिए। वेग में परिवर्तन का मतलब उसके वेग को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। क्लियर दैट, यस और नो। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं हम, है ना। अच्छा, अब किसी वस्तु के वेग में यदि आपको परिवर्तन करना है तो बताइए परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हो, क्या है आपके पास में साधन परिवर्तन करने का, बोलिए आपके पास क्या साधन है परिवर्तन करने का। क्या लगाकर कर सकते हो, हाँ, बल, एक ही साधन है आपके पास में, क्या, बल लगाकर। ठीक, मतलब जब आप किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं, बल लगाने को यहां पर फिजिक्स में आरोपित कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक, तो जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करेंगे तो क्या होगा बताइए, वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा। जैसे कोई साइकिल आ रही है ना, और आपने क्या कर दिया, उसको बल लगाकर रोक दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसके वेग में कमी कर दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साइकिल आ रही है और आप क्या कर दीजिए, पीछे से तेजी से धक्का दीजिए, तो उसके वेग में क्या हो जाएगी, वेग कैसा हो जाएगा, उसका वृद्धि हो जाएगी। मतलब आप बल लगाकर जो है वो वेग में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है और वेग से कौन बनता है, बताइए वेग से किसका निर्माण होता है, वेग से किसका निर्माण होता है, संवेग का। संवेग का निर्माण होता है कि नहीं होता, वेग कहां आता है भाई, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है और संवेग होता है m इंटू वी, तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या संवेग में भी परिवर्तन होगा, यस और नो, बोलिए। वेग में यदि परिवर्तन होगा तो संवेग भी बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि वेग कहां पर आया है, संवेग में आया है, तो वेग बदलोगे तो संवेग भी क्या होगा, बदलेगा। क्लियर दैट, यस। इसका मतलब हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं क्या कि बल आरोपित करने पर वेग बदला और वेग बदलने पर संवेग बदला। मतलब बल और संवेग में परिवर्तन में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जोड़िए लिंक। बल आरोपित करने पर वेग में परिवर्तन हुआ और वेग में परिवर्तन हुआ तो किसमें परिवर्तन हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं क्या कि बल आरोपित करने पर किसमें परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गई बात। और यही संबंध जो है ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताता है। ये जो संबंध है ये कौन बताता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताता है। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई ना कि हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। हमको आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है, और वेग से संवेग बना है तो वेग में परिवर्तन होने से संवेग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब बल और संवेग में कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, और इस संबंध को बताने के लिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या किया गया, दिया गया। और न्यूटन की गति का मूलभूत नियम यही है, न्यूटन की गति का मूलभूत नियम द्वितीय नियम को ही कहते हैं। ठीक है, तो अब ये नियम क्या है देखते हैं। नियम ये बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। आरोपित बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, यानी कि आरोपित बल F इज प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T।
ये नियम है हमारा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए तो आप ये बोलेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब जो इसके जो दो पार्ट हैं, इसके पहला पार्ट क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का पहला पार्ट यह है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन जो होता है वो किस दिशा में होता है, बल की दिशा में। तो बताइए, यदि आप किसी साइकिल को धक्का दे रहे हैं सामने की ओर, तो आपने बल किधर लगाया, किस ओर लगाया, सामने की ओर लगाया। जब आपने बल सामने की ओर लगाया तो परिवर्तन भी किस ओर होगा, बताइए, संवेग में परिवर्तन भी किस ओर होगा, उसके सामने की ओर ही होगा। तो वही तो बोल रहा है, दूसरी लाइन वही बोल रही है कि ये जो परिवर्तन होता है इसकी दिशा जो होती है वो किस ओर होती है, लगाए गए बल की दिशा में होती है। तो पूरा नियम क्या है, क्लियर हो गई बात। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। मैथमेटिकली गणितीय रूप इसका हो जाएगा, आरोपित बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, दैट इज कैपिटल F इज प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T। क्लियर दैट। P क्या है, P क्या है, P क्या है, अरे P क्या है, अरे P बोल रहा हूं, सिर्फ P। ये P क्या चीज कहलाता है, संवेग है। और डेल क्या है, डेल क्या बताता है, परिवर्तन। तो क्या हुआ ये, तो क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, है ना। तो जब बटे में समय आता है, जब अपॉन में समय आता है तो उसको दर कहते हैं। और ये P संवेग है और डेल परिवर्तन है, तो क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन की दर। हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। हाँ, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती आरोपित बल। अब ये तो हो गया हमारा नियम कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। तो हमने बोल दिया कि जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात इतना। अब आपको क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है न्यूटन की गति। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, कई बार आ चुका है, न जाने कितनी बार आ चुका, मैं भी भूल गया। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि F इज इक्वल टू ma, है ना, फादर बराबर मदर, F से फादर, माँ से मदर, सही है कि नहीं। और फादर मदर के बराबर होती है कि नहीं होती, बताओ। हाँ, अरे होती कि नहीं, नहीं। हाँ, तो ये हो गया फादर और ये हो गया मदर। तो फादर इज इक्वल टू क्या हो गया, हाँ बोलो, मदर। हाँ, तो वही सिद्ध करना है हमको, F इज इक्वल टू ma, है ना, मतलब बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि कैपिटल F इज इक्वल टू ma। ठीक, तो इसको हम सिद्ध करते हैं, प्रूफ। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग का सूत्र बताइए, संवेग का सूत्र क्या होता है,
m इंटू वी। तो हमारे पास में v है कि u है? अभी u है ना, तो क्या आएगा? m इंटू यू आएगा। क्लियर दैट? क्योंकि प्रारंभिक वेग u है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 इज इक्वल टू mu। अब यदि वस्तु पर डेल टी समय तक बल कैपिटल F आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। यानी u से कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए? v। हाँ, v हो जाता है ना। आपने बल लगाया, पहले प्रारंभिक वेग u से गति कर रही थी वस्तु, अब वस्तु पर आपने डेल टी समय तक क्या किया? बल F आरोपित किया, तो वस्तु का अंतिम वेग कितना हो गया? v हो गया। ठीक है, v हो जाता है। तब वस्तु का अंतिम संवेग, P2। द्रव्यमान तो वस्तु का m ही रहेगा, लेकिन अब वेग कितना हो गया बताइए? वेग कितना हो गया? v। ठीक, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये सेकेंड हो गया। क्लियर दैट? ओके है ना। अब हमारा नियम देखो, पहले नियम को समझो। नियम में क्या था? नियम में था आपका आरोपित बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। तो हम क्या कर लें, हमारे पास में प्रारंभिक संवेग निकला हुआ है, अंतिम संवेग निकला हुआ है, तो हम क्या कर लें? अभी हम संवेग में परिवर्तन निकाल लें पहले। हाँ, निकाल लें। तो क्या करेंगे? अब वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं बताइए? परिवर्तन कैसे निकाला जाता है कभी भी? कैसे? यस, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। बिल्कुल। तो यहां लिख देते हैं अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक, हाँ। संवेग में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे बताओ? डेल पी लिखेंगे, अभी लिखे थे हमने, याद करो। लिखेंगे डेल पी। अंतिम संवेग कितना है? P2। प्रारंभिक संवेग कितना है? P1। यस, बहुत इजी है। अभी आप खुद ही बोलोगे क्यों पढ़ा दी सर, है ना। बहुत ही इजी। P2 की वैल्यू कितनी है? mv। P1 की वैल्यू कितनी है? mu। यस, क्या कॉमन निकलेगा बताइए? क्या कॉमन निकलेगा? m कॉमन निकल जाएगा, v माइनस u बचेगा, m कॉमन निकलेगा तो। अच्छा, अब ये v क्या है बताइए? v क्या है अंतिम वेग, है ना। और u क्या है? प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या कहलाएगा? बोलिए। परंतु v माइनस u क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मतलब ये वेग में परिवर्तन है कि नहीं? बोलो। हाँ भाई, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग में परिवर्तन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताओ आप? हाँ, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? परंतु v माइनस यू इज इक्वल टू डेल वी, वेग में परिवर्तन।
हाँ, इसलिए क्या आ गया बताइए, डेल पी इज इक्वल टू, क्या आ गया, डेल पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी। क्लियर दैट? यस। हाँ, अच्छा, अभी आपने क्या निकाला है बताइए, केवल क्या निकाला है, वेग में परिवर्तन। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, बोलो। हाँ, हमको चाहिए वेग में परिवर्तन की, हाँ, संवेग में परिवर्तन की दर चाहिए, है ना। हमने अभी हमने केवल संवेग में परिवर्तन निकाला है, दर नहीं निकाला। तो अब क्या निकालेंगे, हमारा क्या उद्देश्य होगा अगला, संवेग में परिवर्तन की दर निकालना होगा हमारा अगला उद्देश्य। तो अब वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग में परिवर्तन की दर कैसे लिखते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी लिखते हैं ऐसा, राइट, है ना, बराबर। हाँ, अब डेल पी का मान कितना है बताइए, एम इंटू डेल वी, डेल पी का मान, और अपॉन में क्या करना है अपने को, डेल टी है। यस। अब मुझे बताइए, परंतु डेल वी अपॉन डेल टी क्या है बताइए, डेल वी अपॉन डेल टी, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है भाई, डेल वी जो है वो वेग में परिवर्तन है, अपान में समय अंतराल है, क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो ए से लिखेंगे इसको, त्वरण, है ना, और त्वरण है तो यहां मान रख दीजिए। इसलिए डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू ए है, तो ये आ गया ए। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए 3। यहां तक कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए, है ना। यस। नाउ अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, हाँ, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है बताओ, आरोपित बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। यस, आरोपित बल कितना है, F, अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी। इज इट क्लियर? यस, ओके। अब F इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए डेल पी अपॉन डेल टी का मान समीकरण नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एम ए। कहाँ, तो समीकरण कहां से आया, ये कहां से आया, 3 से, राइट है, ओके। हाँ, आप बताइए जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाया जाता है तो क्या किया जाता है, बोलिए, बराबर का चिन्ह लगाया जाता है और एक नियतांक का गुणा किया जाता है, नहीं मालूम, हाँ, नहीं किया ऐसा कभी, अरे जीवन में कभी ऐसा किए हो कि नहीं, हाँ, नहीं किए कभी, अरे ऐसा नो, याद रखिए, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह जब भी हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक नियतांक क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना, जहां k इज इक्वल टू नियतांक, नियत अंक, स्थिर अंक, है ना, जो बदले ना, k इज इक्वल टू एम, जहां k एक नियतांक है ना, k बराबर नियतांक, ठीक। हाँ, अब ये k का मान हमको निकालना है तो हम निकालते हैं, यदि अब इस समीकरण में क्या कर दीजिए आप,
इसको समीकरण नंबर 4 भी दीजिए। ठीक है, यदि f इज इक्वल टू 1 कर दें, m इज इक्वल टू 1 कर दें और a इज इक्वल टू 1 कर दें, तब बताइए k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलिए। जगह कम है, मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं, जहां k इज इक्वल टू नियतांक। हाँ, यदि f इज इक्वल टू 1 है ना, स्मॉल m इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1, तब बताइए k इज इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा ना। देखो f की जगह 1 रखोगे इज इक्वल टू, k की जगह पर k रखोगे, m की जगह पर 1 रखोगे, a की जगह पर 1 रखोगे, तो कितना आएगा? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू k k, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा? अरे आएगा कि नहीं? तो नहीं लिखता मैं, बताओ। हाँ, तो f इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू, आप बोलोगे तो लिखूंगा, लिखोगे नहीं? लिख दो। हाँ, तो k इज इक्वल टू 1, हाँ k इज इक्वल टू 1 हो गया। और जब k इज इक्वल टू 1 हो गया तो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से क्या आएगा? कि समीकरण 4 से बताइए, f इज इक्वल टू k का मान 1, तो कितना आया? ma आ गया। ma आया क्या? यही सिद्ध करना था। यानी कि बल बराबर क्या आ गया? बल बराबर, हाँ, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा हो गया त्वरण, ये ठीक। अच्छा, इसी का सदिश रूप यदि आपको निकालने बोला, सदिश रूप, सदिश रूप, तो सदिश रूप कैसे निकालोगे? क्योंकि बल सदिश राशि है, तो सदिश राशि पर तो तीर का निशान इज इक्वल टू m और a पर तीर का निशान, ये इसका क्या हो गया? सदिश रूप हो गया। वेक्टर f इज इक्वल टू m वेक्टर a। क्लियर दैट? यही तो ये आपने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, नहीं कर दिया? बोलो, बोलिए। दिख रहा है सबको अब? तो क्या किया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या किया बताइए? m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, तब प्रारंभिक वेग p1 इज इक्वल टू mu, डेल्टी समय तक बल F लगाया तो अंतिम संवेग हो गया, उसका वेग v हो गया, तो अंतिम संवेग हो गया p2 इज इक्वल टू mv। पहले संवेग में परिवर्तन निकाला, फिर संवेग में परिवर्तन की दर निकाला, तो आपके पास में आ गया डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ma, और फिर आपने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगा दिया। आरोपित बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर F इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी। थोड़ा हल किया, k की वैल्यू आपने 1 ला दिया, k का मान रखा F इज इक्वल टू ma, तो आपके पास में सूत्र मिल गया बल का, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। और सदिश रूप यदि आपको लिखना है, कई जगह पर यह हो सकता है आपको कि यहाँ पर P1 पर वेक्टर, U पर वेक्टर, P2 पर वेक्टर, V पर वेक्टर ऐसा लिखा हो, है ना। तो हम जरूरी नहीं है, हम ये मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, परिमाण लेकर चल रहे हैं, और अंत में हमने यहाँ सूत्र में ला दिया है सदिश रूप इसका क्या होता है, तो वेक्टर F इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर A। क्लियर दैट? ओके, तो बन जाएगा सबसे। ओके